नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाओ में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। हम सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए 40 दिन का क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। उनका ये 7वां लेक्चर है और प्रत्येक लेक्चर हम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग लेके आ रहे हैं। चलो आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 61, 62, 63 डॉट डॉट गुणोत्तर में इकाई अंक क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो, यूनिट डिजिट का यानी इकाई अंक का क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, चाहे वो गुणनफल में दे दे, गा दे के किसी भी प्रकार दे दे, लेकिन काफी बार नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट डिजिट का इकाई के अंक का। तो कैसे करेंगे देखो, 61, 62, 63 डॉट 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 गुणोत्तर। देखो गुणोत्तर तक की संख्या है ये। अब इनका मतलब लगातार प्राकृत संख्या है तो 64 भी है और 65 भी है। ठीक है, 64 भी है और 65। अब इन दो पर गौर कीजिए, इन दो पर कि 5 इंटू 4 20 यानी 0 आ गया इकाई अंक। यदि एक बार भी इकाई अंक 0 हो तो गुणनफल में इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा। एक बार भी इकाई अंक 0 आ गया, लास्ट अंक 0 आ गया, तो गुणा में कितने भी डिजिट हो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 0। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 0। जैसे एक सपोज करो 10 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 7 42, तो इनका गुणा 420 है। तो एक बार इकाई अंक 0 था तो लास्ट में भी इकाई अंक क्या आएगा? 0। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 61, 62, 63 और गुणोत्तर तक की संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो अब प्राकृत संख्या लिख दी 61, 62, 63, 64। तो 4 गुणा 5 20, 0 0 में इकाई अंक हमेशा क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ इकाई का जो अंक है वो आ जाएगा 0। ठीक है, अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दे दिया 128 का फैक्टोरियल में इकाई का अंक, में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो क्या करोगे? 128 का फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 1 से लेके 128 तक का गुणा। ठीक है, अब बीच में 120 भी आया है, देखो बीच में डॉट 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 120 भी आया है, 100 भी आया है। ठीक है, एक बार भी 0 हो गया, एक बार भी, जैसे 100 में भी 0 है, 90 भी आया है, 80 भी आया, एक बार भी 0 हो गया तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 0। यानी इकाई का अंक है वो कितना आ जाएगा? 0। ध्यान दीजिए भाई, 128 का फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 1 से लेके 128 तक का गुणा। ठीक है, अब 120 है, 110 है, उनमें इकाई अंक क्या है? 0। एक बार भी 0 हो गया तो इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा भाई? 0 रहेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। या देखो 4 का फैक्टोरियल से अधिक मान में हमेशा इकाई अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा। जब फैक्टोरियल 4 से ऊपर का मान है उसमें हमेशा इकाई अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1500 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग है। देखो 1500 के फैक्टर करोगे, 125 इंटू 4, 125 इंटू 4 500, 500 इंटू 3 1500 होता है। तो 4 है, 2 का स्क्वायर है, 3 की घात 1 है और 5 की घात 3 है। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप तुरंत फैक्टर कर लोगे। देखो 125 इंटू 4 500 इंटू 3 1500। ठीक है, 125 5 की क्यूब है, 3 की घात 1 है, 2 की घात 2, 4 3 12, 12 को जब 125 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 1500। और जिनको नहीं ध्यान है वो ऐसे कर लो। चलो एकदम 0 से बता रहा हूं, ध्यान देना भाई। 2 का भाग दोगे 750, 375, 3 एकम 125, 5 का भाग दोगे 25। देखो 5 की क्यूब है, 2 का स्क्वायर है और 3 की घात है 1 है। बेस ये ध्यान रखना, बेस अभाज्य संख्या होना चाहिए, बेस अभाज्य आपकी संख्या होनी चाहिए। जो भी बेस है वो क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब क्या करना होगा? विषम गुणनखंड में जो सम्मान है उनकी जगह हमेशा 1 रख देंगे। ये जो सम्मान है ना उनकी जगह हमेशा 1 रख देंगे। ठीक है, यहां हमेशा क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। फिर घातों में 1 जोड़ के गुणा होता है, 1 में 1 जोड़ो 2। देखो कुल गुणनखंड पूछता तो सभी घातों में 1 जोड़ देते, 2 + 1, 1 + 1, 3 + 1 गुणा कर देते। लेकिन यहां कौन सा गुणनखंड है?
विषम गुणनखंड है। तो हमेशा देखो दो सम एकमात्र सम संख्या है ना, जो अभाज्य वो है 2। देखो बेस अभाज्य होना चाहिए और उसमें सम सिर्फ 2 ही होता है, तो सम की जगह है ना हमेशा 1 कर दो, बाकी एक एक जोड़ के गुणा कर दोगे। 4 4 दूनी 8, 1 गुणा 2 गुणा 4, तो बताओ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 8 है। अब मैं सीधा नहीं भाई, आपको इर्द गिर्द अच्छे से प्रैक्टिस कराने वाला हूं, हम इन पर और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब तीनों बताएंगे, इसी में ये पूछता कुल बताओ, कुल गुणनखंड बताओ इसी में, तो कैसे करते बताओ कुल गुणनखंड। घातों में एक एक जोड़ के गुणा, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 1 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। बताओ कुल गुणनखंड कितने बन गए, 24। अब सम पूछे तो टोटल में सम घटा दो, विषम घटा दो, सम आ जाएगा 24 में 8 घटाओ कितना आ जाएगा, 16। ये सम गुणनखंड हो गए। देखो सम गुणनखंड बन गए 16। टोटल घातों में एक एक जोड़ के गुणा कर दो, 24 आ जाएंगे, और 24 में विषम घटाओगे क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल की और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे अब ये देखो 360 है, 360 का आप टुकड़ा कर लेना, ठीक है। आधार अभाज्य संख्या होनी चाहिए, एक तो ये ध्यान रखोगे आधार है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, आगे 7 आएगी। ये मत कर देना भाई 180 गुणा 2, ये कोई फैक्टर नहीं होगा इनका, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। आपको बताया था इस प्रकार आप फैक्टर बना लेना, बेस बेस अभाज्य लेना आपको, इसी प्रकार आप ले लोगे, उम्मीद है सबका क्लियर होगा। अब देखो कुल गुणनखंड के लिए घातों में एक एक जोड़ के गुणा, 4 1 जोड़ा 3 1 जोड़ा 2, कितना आ जाएगा बताओ, 24 आ जाएगा। विषम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, विषम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे कि इस सम वाले की जगह 1 रख दो, इस सम वाले की जगह क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, फिर एक एक जोड़ के गुणा, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो विषम गुणनखंड कितने होंगे, 6। हमेशा 1 रखोगे, ये जो सम मान आया ना ये हमेशा 1 रखा जाएगा सम की जगह विषम गुणनखंड में, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही है, वहां हमेशा क्या कर देना, 1 कर देना। और सम गुणनखंड के लिए टोटल में विषम घटा दो, सम गुणनखंड आ जाएगा। अब बताओ कितने क्वेश्चन हो गए यहां पर, 3। इससे पहले वाले मॉक टेस्ट को देखो आप, इनकी जो शुरुआत उसमें पूर्ण वर्ग भी करा चुका हूं, पूर्ण घन, तो गुणनखंड के 5 टाइप हो गए। देखो एक ऐसे डिजिट देगा 360 के कुल कितने गुणनखंड बनेंगे, तो कुल भी पूछता है, सम विषम, तो 3 क्वेश्चन यहां पर हो गए। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन और अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 3 करा चुका हूं, 3 ये, यानी अभाज्य के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अभाज्य गुणनखंड के, यानी फैक्टर के, सॉरी वो मैं पूरा करा चुका हूं। तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और एक हमेशा लास्ट तक बने रहो भाई। आप 40 दिन हमारे साथ क्लास लेके देखो, टोटल क्लास देखो, इंप्रूवमेंट 100% होगा। बस भरोसा रखना होगा, इधर उधर भटकना नहीं है। इतना जरूर करना, आपको जैसे 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं मैथ के, उनमें आप 5-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे, उनके शॉर्ट नोट्स हमेशा बना लेना भाई। और सभी क्लासेस लिया करो, हमारी क्लासेस 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो 7 बजे से हिंदी क्लास ले रही है पूजा मैम, बहुत मेहनत कर रहे हैं। 8 बजे से मैं क्लास ले रहा हूँ, उनके बाद हरीश सर है, वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन में 8-8 10-10 क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप क्लास सभी लिया करो भाई, और 1-2 दिन में आपकी कंप्यूटर की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर का भी बहुत ज्यादा वेटेज है, हमें 2-3 दिन में या 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट कर ही देंगे कंप्यूटर की, ठीक है। आगे हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक के चेहरे पर तो अलग ही खुशी आ गई। हाँ, जब इसी इजी क्वेश्चन आता है ना, इजी, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। क्यों, दिमाग पर जोर ही नहीं पड़ रहा है भाई, है ना। पहले अच्छे से लगाया हुआ है, सबका लगाया हुआ है। खुद करोगे या बताऊं, इसे क्या लिखोगे, 5 कम 5 और 1 6/5, ठीक है। 6 कम 6 और 1 7/6, इसी प्रकार 8/7 डॉट, ये 28/27। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसी प्रकार तिरछा कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 28/5। आपका जो मान है वो कितना आ जाएगा, 28/5 आ जाएगा। देखो जब तिरछा कटता है ना, तो ये ध्यान रखा करो भाई, जब तिरछा कटता है तो स्टार्ट में नीचे वाली संख्या, तो लास्ट में हमेशा कौन सी बचेगी, ऊपर वाली, और आपका आंसर आ जाएगा 28/5। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं,
जैसे ये दे दिया कि 1-1/10, 1-1/11, 1-1/12, ठीक है, और इसी प्रकार 1-1/100। इनका आंसर क्या आएगा? तो कैसे करोगे? 10 1 डाया 9/10, 10/11, 11/12, 99/100। बताओ आंसर क्या आएगा? देखो तिरछा कट रहा है यहां पर, इसी प्रकार तो आंसर आ जाएगा 9/100। आपका क्या आंसर आ जाएगा? तो प्लस का भी करवा दिया, माइनस का। अब ध्यान दो, देखो अब की बार इस प्रकार कट रहा है, स्टार्ट में नीचे वाली तो लास्ट में ऊपर वाली। यहाँ स्टार्ट में ऊपर वाली संख्या बचेगी तो लास्ट में नीचे वाली, यानी स्टार्ट में क्या बच रहा है? न्यूमरेटर बच रहा है, तो लास्ट में डिनोमिनेटर बचेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो इनसे रिलेटेड ये दो क्वेश्चन बता दिए, प्लस का और माइनस का, एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, आगे रिपीट करते हैं क्वेश्चन। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक तो पहले वाला क्वेश्चन, एक ये सरलीकरण के बहुत प्यारे क्वेश्चन है। इनको एग्जामिनर बार बार रिपीट करा। इनका एक दो इनका शॉर्टकट भी है, देखो इसे 1/10 माइनस 1/11 लिख सकते हैं। तो इसमें हमेशा पहला पद बचेगा और लास्ट पद बचेगा 1/80, ठीक है। 80 भाग 8 बार गया, एक कितना आ जाएगा बताओ? 7/80। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन आया कैसे वो अभी देखते हैं, ध्यान दीजिए। इसे लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/11। इसे क्या लिखेंगे? 1/11 माइनस 1/12। इसे क्या लिखेंगे? 1/12 माइनस 1/13। इसे लिखेंगे 1/79 माइनस 1/80। ध्यान दीजिए भाई, अब कैसे करेंगे? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। प्लस माइनस से कैंसिल, 11 11 12 12, इसी प्रकार 79 79 कैंसिल होता जाएगा। यानी फर्स्ट पद बचेगा और लास्ट पद बचेगा। और अभी किया है हमने इनका आंसर 7/80, इनका आंसर आ जाएगा। अब इनको माइनस कैसे लिख सकते हैं? कहो कि ये भी कंफ्यूज है, आप करके देखो। 1/10 माइनस 1/11, इनको सोल्व करो। 110 11 बार भाग गया, यहाँ 10 बार गया, 1/110 आ जाएगा। 1/110 आ गया और ये मान भी 1/110 है, तो इनको हम माइनस में लिख सकते हैं, यानी इनका और इनका मान सेम आएगा। इनको भी हम माइनस में लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट पद बचेगा और क्या बचेगा? लास्ट पद बचेगा। अब एक क्वेश्चन आपको करना है भाई, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, और सब कॉपी पेन लेके तैयार रहो भाई। और आंसर से कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। तो हाँ ना में जवाब देते जाए करो। समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल। आगे चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं, आंसर देना। 1/3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, डॉट 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 1/19 गुणा 20। अब कमेंट बॉक्स से भर जाना चाहिए भाई, आंसर कमेंट से भर जाना चाहिए। फटाफट आंसर आने दो, जब तक मैं पानी पीऊं तब तक आंसर निकालो सब। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, इतने धीरे मत चलो भाई। इतना धीरे आंसर निकालो, उड़ा दो भाई हवा में। जल्दी आंसर आने दो, ध्यान दो। इसे क्या लिखेंगे? आपको बताया था फर्स्ट पद, देखो 3 4 4 4 5 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? फर्स्ट माइनस लास्ट पद। तो इनको वज्र गुणा करके सोल्व कर लिया करो। 20 एकम 20, 3 एकम 3, 17, फिर नीचे वाला गुणा कर दिया करो और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 17/60। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 3 के प्रथम 11 गुणज क्या होगा? 3 गुणज का मतलब ऐसे चलेगा, 3 6 3 3 9, 3 का पाड़ा और 11वां गुणज, यानी 11वां गुणज निकालना तो 11 गुणा 3 33 आ जाएगा। 11वां गुणज है वो कितना आ जाएगा? 33, यानी 11 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये प्रथम पद है और ये कौन सा पद है? अंतिम पद। देखो 3 का 11 गुणज लो, 3 6 9, 11 बार बोलेंगे तो लास्ट पद आएगा 33। अब अंतर सेम है, देखो 3 3 का अंतर है। जिन संख्याओं का अंतर सेम है उनका एवरेज क्या होगा? प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। यहां कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। देखो 3 के 11 गुणज लेना, 3 6 9 और 11वां गुणज, यानी 3 को 11 से गुणा कर दो 33
और जिन संख्याओं का अंतर समान होता है उनका एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। अब सब कितनी मेहनत करने वाले हैं पता चल जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठो, कमेंट में बाढ़ आ जानी चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट की। और उम्मीद करता हूं सब आंसर निकालेंगे। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, बार बार में एग्जाम में पूछा गया है तो बताओगे। क्वेश्चन है 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत निकालो भाई। 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत है क्या है? आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। कितना आएगा बताओ? 5 का 7वां गुणज 5, 10, 15 और 7वां गुणज कितना हो गया? 35। जिन संख्याओं का अंतर समान होता है उनका एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, 40 बटा 2। आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा बताओ? 20 आ जाएगा। 7वां गुणज 7 5 35, 7 को 5 से गुणा कर दो और जिन संख्याओं का अंतर समान है उनका एवरेज क्या आएगा? प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो 53 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिले, बी को सी से 8 रुपए ज्यादा, बी को सी से 8 रुपए ज्यादा। तो ए बी 100 मत माना भाई, परसेंटेज के लिए माने। सी को अक्स मानोगे, बी को इनसे 8 रुपए ज्यादा। यहां परसेंटेज होता जैसे 20% ज्यादा तो 100 क्या मानेंगे? 120। मैथ्स में 3 चीज चलती है, ए तो परसेंटेज में हो तो 100 मान लेंगे, एक गुना हो जैसे इनका धन 3 गुना है तो ये इनको 1 मानेंगे, 1 3। लेकिन रुपयों में ज्यादा है, चाल ज्यादा है, दिन ज्यादा, वहां अक्स मानना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इनसे 8 रुपए ज्यादा मिले और ए को बी से 7 रुपए ज्यादा। ए को इसमें 7 जोड़ो, 8 7 15। फिर से देखो लास्ट में दे रखा है बी को सी से 8 रुपए ज्यादा, ये अक्स है तो ये 8, ये इनसे 7 रुपए ज्यादा। अब तीनों का योग हो गया 15 8 23, 3 अक्स प्लस 23 और इधर तीनों का योग है 53। अब अक्स की वैल्यू 23 माइनस जाके हो जाएगा 30 और अक्स की वैल्यू आया 10। अब वैल्यू पुट कर दो, 10 रखो, 10 और 5 15, 25, 10 और 8 18 और ये 10, 25 18 10। यानी आपका 2 नंबर आपका आंसर है हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% हानि पर बेचा, 200 रुपए ज्यादा में बेचा तो 5% लाभ। एक तो देखो 20% हानि दे रखी है, एक 5% लाभ दे रखा है। तो आप ध्यान दीजिए 20% हानि है, ठीक है, तो डिफरेंस 80, 100 रुपए की वस्तु है और 5% लाभ है तो कितना हो गया? 105। यहां डिफरेंस कितने का आ गया? 25 का। तो यहां डिफरेंस 25 का आ गया और वहां डिफरेंस आ गया 200 का। तो एक बराबर कितना हो गया बताओ? 8। यानी क्रय मूल्य, परसेंटेज वाला मान यहां रखो भाई, प्रतिशत वाला मान यहां रखोगे तो क्रय मूल्य कितना है? 100 है। एक बराबर 8 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 800। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी बार बता चुका हूं। देखो 100 रुपए की वस्तु है, 20% हानि है तो 100 माइनस 20 80 कर दो, 10% हानि तो 100 माइनस 10 90 कर देते, 5% लाभ पर बेचा 105 तो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 25। यहां अंतर 25 का है और आगे अंतर दे रखा है 200 का, तो अंतर के बराबर अंतर, इधर अंतर 25 का है, इधर अंतर 200 का। तो एक बराबर 8, जो पूछा उनसे गुणा कर लो। क्रय मूल्य है 100, 100 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 800 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 80% बोरिक अम्ल है, उसमें वाले 100 ml, यानी ये मिश्रण है भाई। पहले ये देखो मिश्रण कितना है? 80% तो बोरिक अम्ल है, 100 ml, ठीक है। पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि बोरिक अम्ल 50% हो जाए? देखो पानी के घोल में कितना पानी, यहां पानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कितना पानी है तो पानी की मात्रा मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। अब इस बात को समझो, एक तो जो मात्रा डालेंगे वही बढ़ेगी, इस बात को अच्छे से समझो, जो मात्रा डालेंगे वही बढ़ेगी, लेकिन घोल हर कंडीशन में बढ़ेगा। जैसे आप कोई शाम को पार्टी कर रहे हैं, 2 व्यक्ति है ना, पैक हल्का बन गया, एक व्यक्ति ने टेस्ट
किया कि पैक तो हल्का ही बन रहा है, तो अल्कोहल और डाला गया, ठीक है, यानी अल्कोहल और डाला गया। अब रिजल्ट क्या निकला, अल्कोहल डाला तो अल्कोहल की मात्रा बढ़ी, यानी पैक हार्ड बन गया, है ना, लेकिन घोल भी बढ़ा दोनों कंडीशन में। तो यहां अल्कोहल डाला तो अल्कोहल की मात्रा बढ़ी और लेकिन घोल भी बढ़ा। तो इस बात को ध्यान रखना, जो मात्रा डालते हैं वही बढ़ेगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो मिश्रण है 80% बोरिक अम्ल वाला 100 मिली पानी के घोल में, यानी मिश्रण 100 है, कितना पानी और ऐड करें। अब की बार यहां पानी ऐड कर रहे हैं तो यहां समान बोरिक अम्ल रहेगा, यहां बोरिक अम्ल सेम रहेगा, बोरिक अम्ल सेम रहेगा, ठीक है। अब बोरिक अम्ल सेम करो, देखो पहले 100 लीटर था, 8 लीटर पानी डाल दिया, तो घोल कितना हो गया है 100 प्लस अक्स। देखो वैल्यू को कैसे बराबर करेंगे, यानी पानी की मात्रा अक्स मान लेते हैं, डाला गया पानी कितना है अक्स है, तो पहले 100 लीटर घोल था, अब की बार 100 प्लस अक्स, घोल बढ़ गया। अब बोरिक अम्ल सेम रहेगा, देखो कितना पानी और मिलाया जाए। अब बताओ यहां हम पानी ऐड कर रहे हैं, देखो पहले जो मिश्रण था उसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो सेम क्या रहेगा, बोरिक अम्ल। हाँ घोल तो बढ़ेगा लेकिन बोरिक अम्ल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बोरिक अम्ल यहां 80% है और नए घोल में कितना हो गया 50%। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 50 दूनी 100, तो ये तो 160 हो गया और यहां हो गया 100 प्लस अक्स, 100 माइनस में आ जाएगा, तो इनकी जो मात्रा है वो कितनी आ जाएगी 60। और मैं जल्दी ही प्रतिशत का लेसन है ना, सुबह क्लास चलती है उसमें लेके आ रहा हूं, सुबह जो क्लास चल रहे हैं वहां डिटेल से चल रहा है और टॉपिक वाइज चल रहा है। तो यहां तो हर टॉपिक का बेस तो बता नहीं सकते, क्यों, मॉक टेस्ट चल रहा है। मॉक टेस्ट का मतलब ऐसे है कि भाई आप दिन भर अच्छे से स्टडी करो, हर चैप्टर को पढ़ो आप, और शाम के एनालिसिस करो कि मेरे से क्वेश्चन लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। और भी हम 3-4 मेथड से कर सकते हैं भाई, एक मेथड नहीं है, इस क्वेश्चन को हम 3-4 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहां हम एक एक मेथड से या 2 मेथड से ही करेंगे, ठीक है, क्यों, मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। आगे ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात क्रम से 5:2 और 8:5 है। यहां ले देता हूं, पहले मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना है 5:2, दूसरे में 8:5। अब आगे है किस अनुपात में मिलाया जाए। हाँ अब की बार जो पूछा ना कि हम किस प्रकार मिलाया जाए, तो एलिगेशन में मेथड लगेगी, एलिगेशन किस रेशियो में मिलाया जाए कि ये अनुपात हो जाए 9:4। अब बोर्ड पर ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ए और बी है 2 बर्तन, दूध पानी का अनुपात क्या क्या है, पहले में तो देखो 5:2 है, दूसरे में 8:5 है। किस प्रकार मिलाया जाए कि मिश्रण में यह अनुपात क्या हो जाए 9:4। तो अब इसमें एक मात्रा लेके कर सकते हो, पहले बर्तन में दूध, या तो दूध की मात्रा लेके कर सकते हो या पानी की मात्रा लेके कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। देखो पहले बर्तन में दूध कितना है 5, कितने में से अनुपात योग 7, दूसरे बर्तन में दूध 8 है, अनुपात योग 13, तीसरे बर्तन में मिश्रण मान बीच में आएगा और ये 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। फिर से ध्यान दीजिए, पहले बर्तन में दूध देखो ये रहा 5, कितने में से 5 और 2 7 में से, दूसरे बर्तन में दूध 8 है, कितने में से 8 और 5 है 13 में से, दूध 9 है, कितने में से 9 और 4 है 13 में से। अब इनका अंतर कर लेंगे, अब हम इनका क्या कर लेंगे अंतर कर लेंगे। देखो 9/13 और 8/13 का अंतर लघुत्तम सेम है, डायरेक्ट घट जाएगा 1/13। तो यहां तो डिफरेंस 1/13 का, दूसरा 5/7 और 9/13 का, 13 5 65 9 7 63, 2/13 7 91। अब देखो नीचे वाली संख्या सेम है, कट रही है, नीचे वाली 13 7 91। अब इनको वज्र गुणा कर लिया करो 2 को, है ना, 7:2। तो ये जो मात्रा है, ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 7:2 आ जाएगा। हाँ कहो के घटाने में प्रॉब्लम हो कि घटाने में टाइम लग रहा है, तो आप क्या करोगे, देखो सीधा भी कर सकते, 5/7 8/13, इनका बहुत ही अच्छा शॉर्टकट बताऊंगा, इनसे कटने वाली संख्या से गुणा कर दो। देखो 7 और 13 से कौन सी कट रही है 91, तो सबको 91 से गुणा कर दो। नीचे जो कटने में नीचे वाली संख्या आएगी 7 का भाग दो, 13 5 65, 8 7 56, 9 7 63, 7 और ये 2, तो ये जो रेशियो है वो आ जाएगा
7:2 ऐसे भी कर सकते हैं, हम बहुत मेथड से कर सकते हैं, 3-3, 4-4, 500 मेथड से कर सकते हैं। जब वहां बताऊंगा टॉपिक, वहां पूरी आपको चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। ये हाँ मिक्स में क्वेश्चन चल रहे हैं हर चैप्टर का, तो हर चैप्टर का बेस नहीं बताया जा सकता। जैसे मैंने आज अनुपात पढ़ाया है, तो मैंने 1 घंटे की क्लास में पूरा अनुपात का बेसिक ही बताया है, और यहाँ 1 घंटे में पूरा मॉक टेस्ट लगाना है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप बेसिक वीडियो ना आप देख के आया करो, अपने हिसाब से सुबह अपनी बुक से पढ़ा करो। जैसे अंताकरणी, सरलीकरण, वर्गमूल, लय, समय, ये चीजें करवा चुका हूँ, वहां से भी आप बेसिक दे सकते हो। वो क्लास का टाइम रहता है सुबह 8 बजे का, ठीक है। आगे, एक आदमी अपनी मूल गति की 3/4 गति से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो सामान्य चाल क्या है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इनको तो डायरेक्ट कर सकते हो। सामान्य चाल निकालनी है, सामान्य चाल निकालनी है, तो ये इन 3/4 है, इनको ए बी मानो। तो फॉर्मूला क्या बना है, एक पहले जो पूछा वो ऊपर रख दो, है ना, नीचे दोनों का अंतर b माइनस ए, यानी बड़ी संख्या पहले रखनी है, इंटू समय का अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम, तो 3, फिर दोनों का अंतर कितना है बताओ, 1 इंटू समय का अंतर, यहाँ कितना है, मिनट देरी से पहुंच रहा है, 20 मिनट देरी से, तो ये समय कितना आ जाएगा 60। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। 3, नीचे दोनों का अंतर, क्यों है अंतर कि 20 मिनट देरी से पहुंचा, अंतर दिया हुआ, तो इधर भी दोनों का अंतर कर लेंगे, 1 इंटू टाइम कितना आ जाएगा 60 है मिनट। इनका बेसिक देखो, एक तो 3/4 है, तो 4 है वो सामान्य गति है, उनकी जो सामान्य गति है वो 3/4 है, यानी रियल गति 4 है, तो वहां अब की गति कितनी है 3। सामान्य चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब की चाल 3 है, ये चाल है। समय उल्टा हो जाएगा, समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती, 2 को सीधा पलट सकते हैं। अब 20 मिनट देरी से पहुंचा, अंतर है, तो इधर भी अंतर लेंगे। बताओ इधर अंतर कितना, समय का अंतर ही लेना, समय का 1, क्यों 20 मिनट देरी से पहुंचा, समय का अंतर है, तो वहां पर भी समय का अंतर लेना। और सामान्य समय कितना हो गया, 20 3 60 है, आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे लेते हैं। एक सड़क जो कितने मीटर चौड़ी है बताओ, 7 मीटर चौड़ी है, 352 मीटर परिधि वाले एक वर्ताकार मैदान को घेरे हुए है। अब पाई का मान 22/7 लेते हुए सड़क का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है, इस चीज को समझना है। वर्त की परिधि है 352, और वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है। अब 44 का भाग जा रहा 8 बार, 8 बार, तो आर का मान कितना आ जाएगा 56। इनकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी 56। एग्जाम में मत निकालोगे आप, देखो इनका शॉर्टकट भी निकाल सकते हो, ये फिक्स है। त्रिज्या 7 होती है तो परिधि होती है 44। अब परिधि है 352, यानी 8 गुणा है, कितना गुणा है 8 गुणा, तो इनका भी 8 गुणा कितना हो जाएगा बताओ 56 हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट आना चाहिए भाई कि इधर परिधि 2 पाई आर, तो आर का मान कितना आ गया 56। अब वर्ताकार पारक है, देखो ये पारक है, इनकी जो रेडियस है वो 56 है। अब 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, यहां 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रेडियस कितनी हो गई 56 7 63, एक रेडियस 63 हो गई है, और एक कितनी आ गई है 56, यानी रेडियस है वो 63 और कितनी आ गई है 56। अब है सड़क का क्षेत्रफल, यानी सड़क का क्षेत्रफल कैसे आएगा बताओ, बाहरी वर्त के क्षेत्रफल में आंतरिक वर्त का क्षेत्रफल घटाओ, तो पाई बाहरी क्षेत्रफल में आंतरिक क्षेत्रफल घटाओ, बड़ी त्रिज्या पहले रख दोगे, पाई कॉमन ले लिया, आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर, तो यानी ये वलय का क्षेत्रफल है। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए भाई, एग्जाम में ये नहीं कि आप ऐसे बनाओ, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है, एक 63 है एक 56 है, तो 63 का स्क्वायर और 56 का स्क्वायर। आप 63 के स्क्वायर में 56 का स्क्वायर घटा दो। इसके बजाय ये क्या करो, आप सब जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बच्चा भी जानता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इनका योग आ गया 6 5 11 6 3 9, 119 है, और 7 22 9 198, 22 और 19 41, 22 4 26, यानी ये कितना आ जाएगा बताओ 2618 आ जाएगा। लेकिन मैंने इतना लिखा है ये नोट्स बनाने के लिए, पहले तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इतना क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग किया है, ये है नोट्स बनाने के लिए। एग्जाम में आप डाइट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो इनका रिलेशन याद रखो। अब वर्थ है, मेंसुरेशन में एक इकाई है,
वहां आप कम से कम 20 30 40 क्वेश्चन निकालो तो वहां सीधा रिलेशन आ जाएगा, इनका एक रिलेशन होता है। यानी ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना 56, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है तो बाहर कितना हो गया 63, फिर सीधा ही रखोगे दिमाग में पाई आर 63 का स्क्वायर 56 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो योग और अंतर। और एग्जाम में कम से कम लिखना 22 से भी डायरेक्ट गुणा कर लो, यानी ताकि आपका टाइम है बचे। अब इनसे शॉर्ट तो क्या करोगे भाई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाव की गति धारा के साथ, ठीक है, यानी धारा के अनुकूल चाल है वो कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध चाल है वो कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब है धारा की गति, इसमें दो चीज पूछता है, एक तो शांत जल में चाल, एक धारा की चाल, धारा की चाल, और एक शांत जल में चाल। तो जब शांत जल में चाल निकालनी है तो जोड़ के आधा कर दो, और धारा की चाल निकालनी है तो घटा के आधा कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने दोनों बता दिया, ये आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा बताओ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नाव धारा का क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है, बार बार में ये क्वेश्चन 2022 में भी काफी बार पूछा गया था। आपको डाटा अलग मिल सकता है लेकिन क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा सेम, और मेरे साथ लास्ट तक बने रहो भाई, ठीक है ना। ये नहीं, आज आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैरियर या आईपीएल, देखते हैं आज आईपीएल देखोगे या मेरे साथ लास्ट तक बने रहोगे आप, ठीक है। आज जो आईपीएल देख रहा है ना, तो ये कन्फर्म है जब फाइनल रिजल्ट आएगा कोई भी एग्जाम का तो कन्फर्म है निराशा मिलेगी। क्यों, आज जो आईपीएल देख रहा है वो मूवी भी देखेगा और भी अवरोधक आएंगे, ठीक है, छोटे छोटे अवरोधक से भटकेगा तो रिजल्ट खराब भी आना, सीधी सी बात है। और हर 5 दिन में कोई ना कोई अवरोधक आता है, आईपीएल फाइनल है, कभी मूवी है, कभी मैसेंजर पर किसी का है ना मैसेज आ गया, कभी व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आएगा, तो वहां से भटकता रहेगा। आज संकल्प ले लो, आईपीएल जिंदगी भर आता रहेगा, बाढ़ में जाओ। आज हम क्लास लेंगे, क्या पता इसी क्लास से यदि 2 भी क्वेश्चन आए तो आपकी दिशा बदल दे। इस क्लास से यदि 2 क्वेश्चन भी मिल जाए तो आपकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, शांत जल के लिए जोड़ के 2 का भाग दोगे और धारा के लिए घटा के 2 का भाग दोगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। आगे, एक धनराशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 102 रुपए, ठीक है। और 2 वर्षों का साधारण ब्याज बताओ, यानी 2 वर्षों का क्या बताओगे साधारण ब्याज बताओगे। पहले तो 4% की फ्रैक्शन बताओ, 4/100, यानी 4/100, 4/100 का मतलब 1/25, यानी 25 मूल राशि है। मूल रियल नीचे वाला मान होता है रियल मान, तो ये मूल राशि 25 है, 1 रुपये ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो गया 26। लेकिन समय 2 साल है, समय 2 साल है तो स्क्वायर करोगे, 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 676। इनका जो डिफरेंस है वो क्या है ब्याज है, इनका जो डिफरेंस है 25 एक 26 है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब इधर डिफरेंस कितना दे रखा है 102, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, नहीं 102 नहीं है भाई, अरे 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 इधर ये है 51 है, 51 बराबर 102 है, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। अब ये कहेगा प्रिंसिपल कितना है, यानी मूलधन, मूलधन हिंदी में ले देता हूं, जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा 625 इंटू 2 1250, यानी जो इसमें मूलधन भी पूछता है तो आपका आंसर कितना आता 1250। यहां तक भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार ध्यान दीजिए। 4% की फ्रैक्शन होती है 4/100, 1/25, 25 मूलधन 1 रुपये ब्याज है तो कितना हो गया 26, लेकिन समय 2 साल तो घात 2 लोगे। अब ध्यान दीजिए, इनका जो मूलधन और मिश्र धन का डिफरेंस है वो है ब्याज, कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां ऊपर दे रखा है। इधर ब्याज 102 तो 1 बराबर 2, आप मूलधन बताओ 625 है 1250, लेकिन इसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है सेम राशि का, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100,
तो मूलधन 1250 टाइम 2 वर्ष 4/100। ठीक है, अब यहां पर 25/250 और 25/100, 4 से 4 कट गया, 25/100, 25/500, 50 बार जा रहा है, तो 50 दूनी कितना आ जाएगा 100। तो यानी साधारण ब्याज है वो आपका कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्टेनी और पॉल एक कार्य को 28,800 रुपये में तय करते हैं। एक अकेला उस कार्य को 36 दिन में पूरा करता है, दूसरा 48 दिन में। स्पेशलिस्ट की मदद से वह कार्य 12 दिन में पूरा कर देते हैं, तो विशेषज्ञ का वेतन क्या है? ठीक है, तो देखो 3 आदमी है, एक तो उस कार्य को कर रहा है 36 दिन में, सेकंड कितने दिन में कर रहा है बता दीजिए, 48 दिन में कर रहा है, और स्पेशलिस्ट फर्स्ट तीनों मिलकर दे देता हूं, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं बताओ, 12 दिन में। इनका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 से 48, 9 चौसठ 72। ठीक है, और यहां पर 8 16 144, एलसीएम आ जाएगा 144। आप निकाल लेना भाई, ये कुल क्षमता आ गई। यानी इनसे कटने वाली संख्या कौन सी है बताओ, 144 है। 144 के गुणज में सब संख्या आएगी, यानी इनका लेस है, इनका लेस है वो 144। आप निकालते रहना, अच्छे से बता चुका है, नहीं ध्यान है तो मैंने डाल दिया भैया। सुबह वाली क्लास में मैंने एलसीएम एचसीएफ करा दिया, तो 1 नंबर वीडियो में 3 मेथड से मैंने एलसीएम करवाना सिखा दिया। अब वहां जरूर जाके अच्छे से वीडियो देखा करो, पूरे वीडियो नहीं देखे ना तो शुरुआती वीडियो जरूर देखा करो, ताकि बेसिक तो बढ़िया हो। भाग 3 बार गया, 4 बार, यहां 3 बार गया, और यहां 12 12 144। अब स्पेशलिस्ट की क्षमता, स्पेशलिस्ट की क्षमता किनकी, विशेषज्ञ है, उनकी क्षमता देखनी है आपको। तो कितनी आई, अब ये एक कॉमन सेंस की बात है, तीनों की क्षमता 12, उसमें प्रथम 2 की है 7, तो स्पेशलिस्ट की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहां अब ये पूछेगा कि इनको वेतन कितना मिलेगा विशेषज्ञ को, तो जो पूछा वो ऊपर, नीचे कुल क्षमता। देखो तीनों का कुल धन दिया हुआ है 28,800, कुल धन दिया हुआ, तो नीचे भी कुल क्षमता रखोगे तीनों की 12, और जो पूछा वो उनका मान। जैसे पहले की मजदूरी पूछे पहले आदमी की तो 4 रखते, लेकिन स्पेशलिस्ट की पूछी है 12 दूनी 24, 12 चौक 48, और ये आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। आपका आंसर है कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए 36 दिन में, बी यानी सेकंड वाला 48 दिन में, और विशेषज्ञ की मदद से 12 दिन में। एलसीएम लो और इनकी भाग दो क्षमता। अब तीनों की क्षमता 12, शुरू के 2 की 7, तो कितनी बची 5। अब विशेषज्ञ को मजदूरी कितनी मिलेगी, जो पूछा वो ऊपर, नीचे इधर कुल वेतन दे रखा है, तो नीचे भी क्या करोगे, कुल अनुपात रखोगे और सोल्व कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये औसत चाल का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए कार स्थान ए से बी 120 किलोमीटर की दूरी है, दूरी कितनी है 120, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। वापसी उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। यानी ए से बी की दूरी है 120। अब बताओ जाते समय 120 है, तो आते समय भी क्या होगी 120, तो डिस्टेंस आपकी क्लियर हो चुकी है 120 120, और चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दूरी किलोमीटर में है। देखो दूरी अच्छे से दे रखा है यहां पर, ठीक है ना, दूरी क्वेश्चन में दे रखा है 120 किलोमीटर, और चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। वापसी में दूरी वो रहेगी, जैसे आप अपने रूम से कोचिंग गए, कोचिंग से वापस रूम पर दूरी तो वही रही, ठीक है, और चाल दे रखा है। अब समय निकालो, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। क्यों भाई, एवरेज चाल पूछी है, तो चाल का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटा समय होता है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहां भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, यहां भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। तो औसत चाल, तो चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा समय 240 बटा 7, तो ये एवरेज चाल आ जाएगी 7 3 21 7 चौक 28 34 सही 2 बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। 296, किसी संख्या को 296 से विभाजित किया जाए, यानी जिनका भाग देते हैं वो होता है भाजक, तो रिमाइंडर बचता है 75। उसी संख्या को 37 से भाग दे तो कैसे बचेगा? तो देखो शेष पल में किनका भाग देना है, जो पूछे उनका, शेष पल में जो पूछे उनका भाग दे दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये मैं डायरेक्ट क्यों बताया, इनका बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, हर स्टूडेंट जानता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी में शतक लगा चुका होगा, बहुत बार पूछा गया। पहले सीपीएसआई में तो ये फिक्स क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये जितने भी, ये नहीं कि बहुत लेवल के एग्जाम में आता, छोटे से छोटे लेवल में भी ये पूछा गया है, हर कैटेगरी में पूछा गया, चाहे राजस्थान एग्जाम हो, रेलवे की जितनी भी भर्तियां हैं, एसएससी की जितनी भी एग्जाम है, उनमें सब में पूछा गया है। क्या करना है कि 75 का भाग दोगे 296 तो सॉरी 296 का भाग दोगे तो 75 रिमाइंडर बचेगा। 37 का भाग दिए तो क्या शेष बचेगा? तो शेष पल में भाग देना है जो पूछे उनका। अब 37 का भाग देंगे तो कैसे बचेगा? तो 1 शेष बचेगा। इनका बेसिक भी है ये, जैसे n कोई नंबर है, 296 का भाग दे तो रिमाइंडर है 75, तो वो नंबर क्या आ गया? मान लो भागफल x मान लिया 296x प्लस 75। अब उसी नंबर में 37 का भाग दो, ये आ जाएगा 296x, उसी नंबर में 37 का भाग दो, भाग पूरा पूरा जाएगा, यहां भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा, तो 1 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। वह छोटी से छोटी संख्या याद करो, ऑप्शन से हो जाएगा। इनका भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 से बचे। पहले तो इनका एलसीएम निकालो, 360 आ जाएगा सबका, और 6 शेष है। जब भाग देने के बाद देखो, जब किसी संख्या का भाग दे रहे हैं वहां शेष बच रहा है, तो आप ऐड कर दो 366। ऑप्शन से आप कर सकते हो, इन क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लिया करो। ठीक है। हाँ, अब मैंने डायरेक्ट क्यों बताया, मैं यहां पर 5-7 मिनट स्पेंड करता, लेकिन यहां नहीं करूंगा। आपको मिक्स में क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी मॉक टेस्ट है, तो भाई थोड़ा फास्ट हम चलेंगे। यदि डिटेल से देखना एकदम धीरे धीरे प्यार से, तो मैं एलसीएम पूरा पढ़ा चुका हूँ, शायद 7-8 क्लास डाली हुई है, और शुरुआत से जाके दे सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे भाई। कैरियर बनाओ यूट्यूब चैनल, जिस पर आप पढ़ रहे हो, वहां प्लेलिस्ट में एलसीएम के जितने भी वीडियो डाले हैं वहां से देखना भाई। ठीक है, आगे। हाँ, आगे चलते हैं। कोई कार्य 100 दिन में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, 10 दिनों की अनुपस्थित होने के कारण ये 10 दिन अधिक लगते हैं, तो आरंभिक मजदूरों की संख्या क्या होती है? देखो m इंटू डी कुल कार्य होते हैं, m इंटू डी क्या होता है? कुल कार्य होता है। तो संख्या हम अक्स मान लेते हैं, मजदूरों की जो संख्या है वो क्या मान लेते हैं? अक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब कोई कार्य 100 दिन में किया जा सकता है, यानी दिन 100 है, और जो संख्या है वो है अक्स मान लें। मजदूरों की संख्या, यहां मजदूरों की संख्या आपने मान ली अक्स, अक्स मान ली, और दिन 100। 10 मजदूर अब्सेंट होते तो 10 कम हो गए आपके पास, देखो आदमी अक्स माइनस 10 हो गए, और 10 दिन ज्यादा लगते, पहले 100 दिन लग रहे थे, अब आ जाएगा 110। इनको सोल्व किया, 100 अक्स 110 अक्स 1000 यानी 1100। तो अक्स की वैल्यू है, ये इधर 10 अक्स बचा, सॉरी 1100, तो अक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 110। आप आराम से कर सकते हो। क्लियर भाई, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसे 100 रुपए की वस्तु है, यदि 10% हानि पर बेचा तो कितना हो जाएगा? 90, और 10% लाभ पर बेचा तो 110। इस बात का ध्यान रखो। एक बार फिर से मिटाता हूं। 100 रुपए की वस्तु है, 15% हानि पर बेचोगे तो 85 हो जाएगा मूल्य। 100 में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बाकी में नहीं भाई, प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। 15% लाभ है 115। ठीक है, अब क्वेश्चन है क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ने वाला था, क्यों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर चैप्टर में 5-4 क्वेश्चन वो बार बार आ रहे हैं, हर एग्जामिनर के पसंद का क्वेश्चन है। ये जब 2012, 13, 14 में आया करता, बहुत बार रिपीट हुआ था, तो मैंने सोचा फ्यूचर में कभी रिपीट नहीं होगा, इतनी बार कर दिया, सबको आ भी रहा है। लेकिन 2021 और 22 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, डाटा चेंज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको स्पीड मेंटेन करनी है, आ रहा सबको है। तो देखो 45,000 में बेचा तो 10% की हानि, कितने में बेचे? 15% लाभ हो। देखो ये पूछा है किस मूल्य पर बेचे 15% लाभ है, जो पूछे वो ऊपर 15% लाभ 115,
वहां 10% हानि है तो 90, वहां बता चुका हूं। अब भाग जाएगा 50 बार। ठीक है, अब गुणा करो, 15 5 75, 575 और शून्य 57 50। ठीक है, यहां एक शून्य कम रखी है मैंने, तो यहां आ जाएगा 57,500। ठीक है, तो मूल्य कितना आ जाएगा, 57,500 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में वह प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वालों के 62% वोट मिले और 288 से जीत गया, तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले? जीतने वाले का पूछा भाई, किनका पूछा है? जीतने वाले को कितने मत मिले? तो कुल 100 मानते हैं, कुल वोट क्या मानो, 100 मानो। ठीक है, एक को 62% मिले तो दूसरे को कितने आएंगे, 100 में 62 घटाओगे तो 38 ही, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। दोनों का जो डिफरेंस है कितना आ जाएगा, 100। माना कुल मत है वो 100 मानो। एक को 62% मिला, 100 का 62% 62, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 में 62 घटाओ 38, 24 का डिफरेंस है। इधर 24 का डिफरेंस है, इधर 288 जीता, तो एक बराबर 24 से कम 24, 24 दूनी 48, एक बराबर कितना आ गया, 12। अब कुल वोट होता तो 1200, लेकिन ये पूछा जीतने वाले को पूछा है भाई। जीतने वाले जो पूछा उनके अनुपात से गुणा करो। देखो जीतने वाले का यूनिट है 62, 62 इंटू 12, 12 दूनी 24, 12 छक 72, 2 72 और 2 74, कितना आ जाएगा, 744। यानी आंसर कितना आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपको देखो हम लेवल नहीं देख रहे हैं कि ये इजी है कि मॉडरेट है, हम बार बार बता रहे हैं। वो क्वेश्चन करा रहे हैं तो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, पूरी संभावना कि एग्जाम में रिपीट होगा ही होगा। तो आप तो कंटिन्यू सुबह बेस ढंग से तैयारी कीजिए और शाम को एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़िए, साथ साथ आंसर भी देते रहे। जो चीज आपको लग रहा है कि हाँ ये हमें नहीं मिल रही है, उनको नोट करते जाइए भाई। आपको तो एक ही काम करना है, हमारे साथ 40 दिन जुड़े रहना है, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ यहां पर दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक कितने में बेचता है, 500 में। देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहां विक्रय मूल्य दिया हुआ है 500 प्रत्येक का। ठीक है, और एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर, तो पूरे सौदे में जब विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, मेरी बात सुनना, जब विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, समान लाभ और हानि हो, तो हमेशा a² बटा 100 हानि होगी, 100/100 1% क्या होगी, हानि होगी। जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य सेम दिया हो, समान लाभ और हानि होगी, हमेशा a²/100, यानी 10 का स्क्वायर 100/100 1% हानि। यदि 20% लाभ 20% हानि तो 20² बटा 100 होता, 4% हानि हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 4% की दो क्रमागत छूट किसके बराबर है? देखो दो क्रमागत छूट है तो एक फॉर्मूला बनता है a+b माइनस a गुणा b/100, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना भाई। इनका भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होगा, कई एग्जाम में सीधा आता है। a% और b% क्रमिक बट्टा है, उनके समतुल्य बट्टा क्या है, इनके समतुल्य बट्टा क्या है, तो कैसे करोगे, ध्यान दीजिए। तो 4+4 माइनस a गुणा b, 4 गुणा 4/100, तो 8 माइनस 16 में 100 का भाग दोगे 0.16, ये 7.84 बन जाएगा। तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, 7.84% आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, चलो आगे ऐड करता हूं। 24 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ रहा है, जैसे 2 की पावर n बराबर 64 और का क्यूब रूट है, तो n का मान है, तो n का मान है, तो कैसे करोगे, 2 की पावर n का क्यूब रूट बराबर कितना है, 64। 64 को हम ये लिखेंगे 2 की घात 6, बेस सेम कर लेंगे, 2 की घात क्या लिख देंगे, 6। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा और इधर क्यूब लग जाए, इधर क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। 2 की पावर n ब्रैकेट है, घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगा, 6 3 क्या बन जाएगा, 18। जब बेस सेम हो तो घाते भी सेम हो जाएगा, तो n का जो मान है वो आपका आ जाएगा 18। फिर से देखो, यहां 2 की घात 6 ले ली, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो इधर तो क्यूब रूट हट जाएगा, इधर क्यूब बन जाएगा, 6 3 18 बन जाएगा। जब बेस सेम हो तो घाते भी सेम हो जाएगी,
और n का मान कितना आ जाएगा 18। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये दे दिया, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं, √17, √17, √17, इनफाइनाइट। ठीक है, और 17 की पावर x में अक्स का मान है, में अक्स का मान है। तो कैसे करोगे? देखो इनफाइनाइट में हो और गुणा में हो, सेम संख्या गुणा में हो और इनफाइनाइट टर्म हो तो मान सेम का सेम ही आएगा, 17 ही आएगा। और ये 17 की पावर है अक्स है, इसे 17 की पावर 1 लिखता हूं। जब बेस सेम है तो घाते भी सेम होगी और अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इससे पहले वाले वीडियो में मैं इनको डिटेल से बता चुका हूं, इनके इर्द गिर्द 4-5 क्वेश्चन बता चुका हूं। यदि इनफाइनाइट नहीं होता तो 17 आता, 1 2 3 4, 2 की घात 4 16, 1 कम करोगे 15/16 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कितना नंबर है? 25 नंबर क्वेश्चन है। उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर से ध्यान रखना, गुणा में इनफाइनाइट संख्या हो सेम संख्या तो मान सेम का सेम ही आएगा। तो 17 की पावर 1 17 आएगा, तो यानी अक्स का मान कितना आ जाएगा 1। जैसे ये हो कितनी भी संख्या रख दो, जैसे 9 10 का रूट 10 का रूट 10 का रूट 10 का रूट 10 का रूट। हाँ, यदि क्यूब रूट होता है, यहाँ रूट की जगह फोर्थ रूट होता तो ये बता चुका हूं। आप हमारे साथ डेली चलो, हर बार हर मॉक टेस्ट में नए 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 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ क्यूब रूट का भाग में सब बता चुका हूं। तो इनका आंसर कितना आ जाएगा 10 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। अगले लेक्चर में भी बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और आप क्लास कंटिन्यू लिया करो। उसके जस्ट बाद हरी सर की क्लास आने वाली है, सभी तैयार रहना भाई, है ना। और चाय चुप पी के तैयार रहना, सर लंबी क्लास लेने वाले हैं, आंसर भी देना है, प्रॉपर दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।